से आया दोस्त, भारत दोस्त। मोदी पुतिन का याराना देख रहा जमाना। पुतिन मेहमान, मोदी बने मेजबान। मोदी पुतिन की यारी दुनिया पर फैली। कुछ इस तरह हुआ भारत के सबसे भरोसेमंद और अटूट दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हिंदुस्तान की धरती पर स्वागत। मॉस्को से दोस्त आया तो खुद दोस्त स्वागत करने के लिए पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर व्लादिमीर पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया। दिल्ली में पुतिन का ग्रैंड वेलकम हुआ और इस स्वागत की तस्वीरें दुनिया ने देखी। दुनिया ने देखा कि ये सिर्फ दो वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकात नहीं है, बल्कि ये दो पुराने दोस्तों का मिलन है। पुतिन के स्वागत में रेड कारपेट बिछा था। बाहर प्रधानमंत्री मोदी दोस्त के रूप में अगवानी के लिए खड़े थे और जैसे ही पुतिन अपने विमान से नीचे उतरे, प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए। दोनों तरफ से मुलाकात की खुशी चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक दूसरे के गले मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का भारत में औपचारिक स्वागत किया और फिर भारत की संस्कृति से रूबरू कराया। दोनों नेता कुछ देर तक एयरपोर्ट पर रुके, भारतीय लोक नृत्य की झलक देखी और फिर एक गाड़ी में सवार होकर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास के लिए निकल गए, जहां पीएम मोदी ने अपने दोस्त पुतिन के लिए भव्य भोज का आयोजन किया है। पुतिन और मोदी का एक गाड़ी में जाना सिर्फ एक तस्वीर भर नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि दोनों नेताओं की दोस्ती में कोई लिमिट नहीं है और ये दोस्ती दिल से है। 2021 के बाद पुतिन का पहला भारतीय दौरा है और मौका है भारत रूस का 23वां सालाना शिखर सम्मेलन, जिसमें शामिल होने के लिए पुतिन आज प्रधानमंत्री के न्योते पर भारत आए हैं। पुतिन अब तक भारत का 9 बार दौरा कर चुके हैं। ये उनका 10वां भारत दौरा है। पहली बार पुतिन साल 2000 में भारत आए। इसके बाद 2002 में भी वो भारत आए। इस दौरान भारत की कमान अटल बिहारी वाजपेयी संभाल रहे थे। पुतिन 2004 में भारत आए। वो 2007 में भी भारत आए। तब वो गणतंत्र दिवस पर देश के मेहमान थे। पुतिन 2012 में भी भारत आए थे। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। इसके 2 साल बाद पुतिन 2014 में भारत आए। 2016 में उन्होंने गोवा में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। पुतिन 2018 में भी भारत आए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई और भारत और रूस के बीच कई समझौते हुए। 2021 में भी पुतिन भारत आए थे और अब 2025 में उनका दौरा हो रहा है। भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ कागजी समझौतों का ढांचा नहीं, बल्कि दशकों की रणनीतिक समझ और भरोसे का इतिहास है। शीत युद्ध से लेकर आज तक रूस ने भारत की सैन्य रीढ़ को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस यात्रा की शुरुआत भी इन्हीं पुराने रिश्तों की नींव पर पड़ी है, क्योंकि दोनों देशों के लिए ये मौका है कि वो अपने पुराने तालमेल को नए हालात में फिर से परिभाषित करें। यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक सप्लाई चेन को बिखेर दिया है। कई रक्षा परियोजनाएं धीमी पड़ी हैं। अब पुतिन का दिल्ली पहुंचना संकेत देता है कि दोनों देश उन अटके हुए कॉन्ट्रैक्ट और तकनीकी साझेदारियों को दोबारा रफ्तार देना चाहते हैं, जो लंबे समय से भारत के सुरक्षा ढांचे के लिए जरूरी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अगले 30 घंटे तक पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी रहने वाली है, खासतौर पर राजधानी दिल्ली में, क्योंकि पुतिन के भारत दौरे में दोस्ती का एंगल तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के भी काफी कुछ तय होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को लेकर एक बड़ी शिकायत की है। इनका कहना है कि जब भी देश विदेश से कोई बड़ा नेता देश में भारत में आता है तो एलओपी यानी कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को उनसे नहीं मिलने दिया जाता। यह रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा शुरू हो चुकी है। 30 घंटे का यह दौरा भरपूर एक्शन वाला रहने वाला है, जहां दिल की बात हो, दोस्ती की नई मिसाल बनेगी और कई बड़ी डील भी होने वाली। Our Prime Minister Shri Narendra Modi had captured the very soul of our relationship with Russia when he said, on hearing the word Russia, the first word that comes to the mind of every Indian
is India's sukh dukh ka sathi. I think this is an important visit. I think for our country, there is no doubt that there are very important bilateral relationships to be maintained. पुतिन मेहमान है और भारत मेजबान है, लेकिन विपक्ष क्यों परेशान है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पुतिन के भारत दौरे के ऐतिहासिक मौके पर भी विपक्ष ने सियासत शुरू कर दी। एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। अब भगवान जाने किस बात का डर कि इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है राहुल गांधी का। देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास राहुल जी से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो एक एलओपी है और एलओपी को हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना चाहिए। हालांकि जानकारों का कहना है कि बड़े ग्लोबल लीडर्स को किसी दूसरे देश में किस किस से मिलना है ये खुद वही तय करते हैं। जैसे साल 2022 में भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत कई दूसरे विदेशी मेहमानों से राहुल गांधी की मुलाकात हुई। तो सवाल है कि हर मुद्दे पर विवाद ढूंढकर कांग्रेस क्या हासिल करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की, जो मुस्लिम धर्मगुरु महमूद मदनी से एक कदम आगे निकल गए हैं और संसद में जिहाद की धमकी तक दे डाली है। नदवी के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया। वहीं नदवी के जिहाद वाले बयान को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा? मुस्लिम धर्मगुरु महमूद मदनी के जिहाद पर दिए बयान पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि रामपुर से एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने संसद के अंदर जिहाद करने की बात कह डाली, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया। दबाया जाता रहेगा मुल्क में। दरअसल सांसद नदवी ने अरशद मदनी और महमूद मदनी के बयानों का हवाला देते हुए संसद में कहा कि अब इस देश में दोबारा लड़ना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा। नदवी ने ये बयान वक्फ संशोधन बिल पर बोलते हुए दिया। अब मोहिबुल्लाह नदवी के जिहाद वाले बयान को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने नदवी के बयान को स्पंज करने का निर्देश दिया था। सुनिए कैसे समाजवादी पार्टी के सांसद ने संसद में जिहाद की खुली धमकी दी थी। कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है। लोकसभा में दिए एसपी सांसद के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने जहां उनके बयान को सही बताया, वहीं बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने इनके खिलाफ एक्शन की बात की। उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि जिहाद का मतलब देश के लिए कुर्बान होना है। कुछ गलत नहीं बोला है और न नदवी साहब ने गलत बोला है, न मदनी साहब ने गलत बोला है। हमारे हिसाब से जो मौलाना मदनी साहब ने कहा है कि जब जब जुल्म होगा तब अत्याचार और जुल्म के खिलाफ उसका विरोध करना ही उसका नाम जिहाद है। आपकी परिभाषा अलग है। आप अपने पसंद से जब चाहे जिहादी को गले लगा लो, आप अपने पसंद से जब चाहे जिहादी के ऊपर लानत कर दो। जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के नदवी जी ने कल कहा कि अब तो जिहाद पार्लियामेंट तक आ गया है, जब जब जुल्म होगा, जब जब हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रहार होगा, हम जिहाद करेंगे, और वो भी पार्लियामेंट के प्रांगण में कह रहे हैं। क्या वाकई राहुल गांधी आज हिंदू धर्म के लिए जिस प्रकार के अपशब्द का प्रयोग किया गया है उसके लिए बोलेंगे, या वह भी जिहाद के साथ खड़े हुए नजर आएंगे? देखिए, जिहाद मुल्क के लिए होता है, जिहाद मुल्क के खिलाफ नहीं होता है, बस मुझे इतना पता है।
तो मुल्क के लिए सरकार के खिलाफ जिहाद होना चाहिए। मेरा कह रहा हूं कि जिहाद मुल्क के लिए होता है, जिहाद मुल्क के खिलाफ नहीं होता। समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बयान का आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी समर्थन किया और जिहाद शब्द को आजादी की लड़ाई से जोड़ दिया। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ऐसे बयान देने वालों को बांग्लादेशी समर्थक बताया और जल्द इनका इलाज होने की बात कही। उन्होंने जो बयान दिया है वो जिहाद जिस वर्ड को कहा गया वो अरबी भाषा का वर्ड है और उसका हिंदी अर्थ है जद्दोजिहाद, यानी कि जुल्म के खिलाफ लड़ाई। मैं हूं देश का कोई भी व्यक्ति जब उन पे जुल्म होता है तो वही कहता है हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी के नेता तो बहुत भड़काऊ भाषण देते हैं, कोई कहता है धर्म युद्ध होगा, कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ अग्रसर है। उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने बयान दिया है कि जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो उनको इस जुल्म का संवैधानिक दायरे में जो है विरोध करना चाहिए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सभी बांग्लादेश के समर्थक हैं और वो चाहते हैं कि बांग्लादेशी वोटरों के साथ भारत के चुनाव को प्रभावित किया जाए और इस कारण से उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। सबों का इलाज ठीक हो जाए। कल संसद में ठीक 2:01 पर समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने जिहाद की धमकी दी थी और आज इस वक्त तक नदवी के बयान को 30 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अभी तक लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में हुई इस जिहादी घटना पर एक शब्द नहीं बोला। इतना ही नहीं, कल जिस वक्त एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने संसद में जिहाद की धमकी दी, उस वक्त समाजवादी पार्टी के कई सांसद सदन में मौजूद थे। उन सांसदों में से एक ने भी मोहिबुल्लाह के बयान पर आपत्ति नहीं जताई थी और न ही उन्हें रोकने टोकने की कोशिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर मध्य प्रदेश के सिवनी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरी में मजहबी नारे लगवाने को लेकर विवाद सामने आ गया। स्कूल में गीता पाठ कार्यक्रम के बाद प्राचार्य प्रतीक्षा मानगढ़े पर छात्रों से अल्लाहू अकबर का नारा लगवाने के आरोप लगे और इस घटना को लेकर छात्रों के अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर विरोध जताया। रिपोर्ट देखिए। हिंदू के साथ ऐसा गलत हुआ, कभी कान में हाथ डलवा के ऐसा हाथ रखवा अल्लाहू अकबर बुलवाए, कभी ऐसा हाथ रख के भी अल्लाहू अकबर बुलवाए। स्कूल में गीता पाठ के बाद भवंडर, अल्लाहू अकबर के नारे पर गदर, स्कूल में मजहबी नारे पर बढ़ा विवाद। अभिभावकों ने मांगा शिक्षा विभाग से जवाब। गीता का पाठ करवाया था मैम ने और फिर गीता पाठ हुआ, उस पश्चात मैम ने बाद में बोला कि ऐसे हाथ कीजिए और अल्लाहू अकबर बोलिए। मैम ने अल्लाहू अकबर बोला और सबको बोला साथ में बोलिए मेरे साथ में, और 16 बार बोलने को बोला। कभी कान में हाथ डलवा के ऐसा हाथ रखवा अल्लाहू अकबर बुलवाए, कभी ऐसा, कभी दोनों हाथ ऐसा रख के अल्लाहू अकबर बोलो, कभी ऐसा हाथ रख के भी अल्लाहू अकबर बुलवाया गया। हम हिंदू के साथ ऐसा गलत हुआ है। गुस्सा सिर्फ छात्रों में नहीं बल्कि उनके अभिभावक भी भड़के हुए हैं। स्कूल में मजहबी नारे लगवाने पर विवाद ऐसा बढ़ा कि स्कूल में हंगामा खड़ा हो गया। अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और जमकर नारेबाजी की। बिना देरी किए शिक्षा विभाग भी तुरंत हरकत में आया और गीता पाठ के बाद अल्लाहू अकबर के नारे लगवाने वाली प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। अब जिला शिक्षा अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तत्पश्चात मैंने तत्काल ही उस प्राचार्य को वहां से हटा दिया। साथ ही इस प्रकरण को लेकर 4 सदस्यीय दल टीम गठित कर दिया है और कल जा रहे हैं लोग हमारा दल। और चूंकि जो बच्चे बाहर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे तो उन बच्चों के द्वारा बयान नहीं लिया जा सका था, अतः उन बच्चों के बयान लिए जाकर कल जो भी वस्तु स्थिति आएगी संबंधित के निश्चित ही अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित किए जाने का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय भोपाल को प्रेषित कर दिया जाएगा। घटना 1 दिसंबर की बताई जा रही है। आरोप है कि 1 दिसंबर को स्कूल की प्रिंसिपल ने गीता पाठ वाचन के बाद छात्रों से अल्लाहू अकबर के नारे लगाने को कहा। जानकारी के मुताबिक कई छात्रों ने मजहबी नारों पर विरोध भी जताया। बावजूद इसके अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए गए। मुस्लिम पक्ष इसे सद्भाव बनाने के लिए उठाया गया कदम बताते हुए हंगामे को गैर जरूरी करार दे रहा है। वहीं हिंदू संगठन भड़क उठे हैं। आरोपी प्रिंसिपल को बर्खास्त कर क्रिमिनल केस दर्ज करने और प्रिंसिपल की पृष्ठभूमि की जांच करने की मांग की जा रही है।
देखिए, मैं समझता हूं उस शिक्षक ने गीता पाठ के बाद अल्लाह अकबर के नारे छात्रों से सिर्फ इसलिए लगवाए हैं ताकि छात्रों के बीच में सद्भाव बनाया जा सके। लेकिन मैं समझता हूं आमतौर पर स्कूलों में धार्मिक नारे नहीं लगवाए जाने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित नारे हो, क्योंकि हमारे स्कूल शिक्षा के मंदिर होते हैं। यहाँ पर धर्म की शिक्षा के लिए कोई स्थान नहीं है, और यदि शिक्षा धार्मिक शिक्षा देना भी है तो फिर नैतिकता के स्तर पर सभी धर्मों के मूल संदेशों की शिक्षा दी जा सकती है। और यदि कोई नारे लगवाए जाने हैं तो फिर जय हिंद के नारे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे स्कूलों में लगवाए जाने चाहिए। और यदि कोई पाठ पढ़ाना है तो जन गण मन और वंदे मातरम के पाठ पढ़ाए जाने चाहिए। सिवनी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य द्वारा गीता पाठ के पश्चात अल्लाह अकबर के जो नारे लगवाए गए, हिंदुत्व समिति संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। साथ ही प्रशासन से मांग करता है कि ऐसे प्राचार्य को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, जो कि एक कट्टर मानसिकता रखते हैं, जो धर्म विशेष के प्रति अपनी संवेदनाएं रखते हैं। क्या वो प्राचार्य इस प्रकार की शिक्षा के मंदिर में प्रदान करना चाहता है? गीता पाठ का आयोजन पूरे प्रदेश में जो है गीता जयंती पर किया गया, और इससे गीता के ज्ञान से अल्लाह अकबर का कोई संबंध नहीं है। अल्लाह अकबर अगर कराना है तो अपने घरों में कराइए। और इस बात की हमें प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि इनकी जांच करनी चाहिए कि ये किस पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। स्कूल में मजहबी नारों की गूंज सुनाई दी तो शोर सियासत में भी उठ गया। कांग्रेस जहां प्रिंसिपल के बचाव में उतर आई है और गीता पाठ के बाद अल्लाह अकबर के नारे लगवाने को जायज ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी इस पूरे मामले को अपराध बता रही है। स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं बच्चे, और वहाँ पर जितनी भी बातें होती हैं वो शिक्षा की होनी चाहिए। और रही बात प्रचार की, तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगर उन्होंने गीता पढ़ाई तो वहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे भी लगे। तो इसमें मुझे लगता है कि सभी धर्मों को लेके चलने की बात प्रचार ने रखी, और यही बात हम कहते हैं और यही बात संविधान में लिखा है, यही हमारे लोकतंत्र में है कि हर जाति हर धर्म सबका आप मान रखें। तो मान रखने की बात प्रचार ने रखी। अब इसमें किसी को बुरा लगे और उसमें हिंदू मुस्लिम ढूंढे, जात पात ढूंढे, तो ये उनकी संकीर्ण मानसिकता होगी। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर स्कूलों में कोई भी धार्मिक उन्माद फैलाने का कार्य करेगा या इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित काम करेगा, हमारे बच्चों को इस्लामिक शिक्षा की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस मामले में सरकार द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार प्राचार्य को हटाया गया है। साथ ही जांच कमेटी बिठाई गई है और जांच कमेटी के आधार पर भविष्य की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल स्कूल में गीता पाठ के बाद अल्लाह अकबर के नारे को लेकर हुए विवाद की जांच जारी है। आरोपी प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्यों शिक्षा के मंदिर को धर्म की जंग का अखाड़ा बनाया जा रहा है। गीता पाठ के बाद मजहबी नारे लगवाना क्या जरूरी था? क्या इस विवाद को टाला नहीं जा सकता था, या धार्मिक सद्भाव बनाए रखने की होशियारी प्रिंसिपल पर भारी पड़ गई? अजहर खान, न्यूज़ 18, सिवनी। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है आईटी अपीलेट ट्रिब्यूनल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई के एफआईआर में रिश्वत कांड के और भी कई आरोपी हैं, जिसमें सीए गौरव जैन है, सीए मनीष शर्मा है, सीए सुहानी महरवाल के नाम भी शामिल है। कोटा के मेजर्स यश अक्षय बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पर भी एफआईआर दर्ज है। फर्म के 3 डायरेक्टर हैं, अलौकिक जैन, शोभित, मनीष जिनके नाम है, भिवाड़ी के प्रवीण कुमार लांबा के अलावा कई अन्य के नाम भी शामिल हैं। सीबीआई जल्द ही इन सब की भी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी करेगी। सीबीआई अभी तक रिश्वत कांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आईटी ट्रिब्यूनल में बड़े भ्रष्टाचारियों का खुलासा सीबीआई की तरफ से किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो सीए गौरव जैन, सीए मनीष शर्मा, सीए सुहानी महरवाल, ये तमाम लोग भी इसमें शामिल है। भ्रष्टाचार के काले मुखौटे जिनको जल्द बेनकाब किया जाएगा। हितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। हितेंद्र, क्या जानकारी इस पूरे मामले में?
जी, ये जो पूरा मामला है, जो ITAT का जो महाभ्रष्टाचार का जो मामला है, जिसमें 5 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं, लेकिन इसमें तकरीबन अगर हम पूरी तरह से देखें तो ये जो नाम इनकी लिस्ट पहुंचेगी तकरीबन 20 लोगों के आसपास, और इसमें कई CA शामिल हैं जिनके नाम दर्शक स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा जो है 2 जो मेंबर्स हैं जो फैसले देते थे, उसमें एक जुडिशियल मेंबर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है। जुडिशियल मेंबर डॉक्टर सीता लक्ष्मी जो है, एस सीता लक्ष्मी, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके अलावा जो है कमलेश भाई राठौड़ को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो अकाउंटेंट जो है मेंबर हैं। इसके अलावा भी जो है एक जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं ITAT के, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, KC मीणा को। इसके अलावा एक वकील हैं राजेंद्र सिसोदिया, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा भी जो है कम से कम 3 से 4 CA हैं जिनको जो है जिनके नाम FIR में है। इसके अलावा जो है एक कोटा की एक बिल्डर कंपनी है, उसके 3 जो डायरेक्टर्स हैं उनके नाम हैं इसमें। इसके अलावा जो है भिवाड़ी के भी एक व्यक्ति का नाम है, और वहां से भी जो है, इसके अलावा एक व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है, मुजम्मिल नाम का जो व्यक्ति है, उसकी भी जो है गिरफ्तारी पहले हो चुकी है, वो भी इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर जो है इसमें जो नामों की फहरिस्त है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और ये कम से कम जो है 20 नाम है उसमें। ये आपस में कड़ियां धन के लेन देन की और मन मुताबिक जो है मन माफिक फैसले लेने की जो बिल्कुल हितेंद्र, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और इसी के साथ ही देश प्रदेश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।